हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ये हमारी कहानी इस शादी को क्या नाम दूँ का 15वां भाग है। पहले के भाग आपने नहीं सुने तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। रचना अपने परिवार से बात कर रही थी, तभी एक आवाज़ आती है, रचना जाने मन आ गई तुम। उस आवाज़ को सुनकर सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं। दरवाजे पर एक लड़का खड़ा था और उसके पीछे उसके 2 गार्ड्स खड़े थे। रचना उस लड़के को देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, बस इसी की कमी थी। वो लड़का मुस्कुराते हुए अंदर आता है। उसके साथ उसके दोनों गार्ड्स भी अंदर आते हैं। उस लड़के ने टी शर्ट और जीन्स पहना हुआ था और टी शर्ट में अपना चश्मा लगाया हुआ था। वो लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है, रचना तुम आ गई। तुम्हें मालूम है मैं रोज तुम्हें याद करता था। आज मेरे आदमी ने मुझे बताया कि तुम आ चुकी हो और देखो, जैसे मुझे तुम्हारे बारे में पता चला मैं तुरंत यहाँ तुमसे मिलने आ गया। कैसी हो मेरी जान? रचना उसके मुंह से जान सुनकर गुस्से में बोलती है, रोनित अपनी बकवास बंद कर, समझा? मैं तेरी कोई जानवान नहीं हूँ। रोनित अपने होठों पर डेविल मुस्कुराहट लिए बोलता है, रचना जाने मन तुम कब तक मुझसे नाराज रहोगी? तुम भूल गई क्या कि बचपन में ही हम दोनों के बाप ने हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। आखिर हम दोनों के बाप एक दूसरे के जिगरी दोस्त जो थे, तुम्हें याद नहीं है क्या? रचना उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, सब याद है कि हम दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था, पर उस समय हम दोनों नादान थे। पर अब अकल आ गई है और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। तुमने कभी खुद को देखा है? अपने पापा के पैसों पर ऐश की जिंदगी जीते हो। तुम्हारे पापा तो चले गए और अपने पीछे अपना बड़ा सा बैंक बैलेंस छोड़ गए, जिसके सहारे तुम ये ऐश की जिंदगी जी रहे हो। अगर कल को तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या करोगे तुम कभी भी मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते और वैसे भी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। 2 बार जेल भी जा चुके हो तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे बिगड़े हुए लड़के के साथ अपना रिश्ता बनाऊंगी? कभी नहीं। मेरा दिमाग खराब नहीं है। रोनित रचना की ये बात सुनकर गुस्से में उसका बाजू पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए बोलता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ कि हम दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय हो चुका है और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। भले ही तुम इस बात के लिए राजी ना हो, पर यह सच है कि तुम सिर्फ मेरी हो, रोनित कपूर की, और मेरे अलावा मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। निशांत ये देखकर गुस्से में बोलता है, ए छोड़ मेरी बहन का हाथ, वरना इतना मारूंगा ना कि दूसरी बार हाथ पकड़ने लायक नहीं रहेगा। चल निकल यहाँ से। रोनित निशांत की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ गुस्से में देखता है और फिर रचना का हाथ छोड़कर निशांत के सामने आकर खड़ा हो जाता है। निशांत उसे बहुत ही बुरी तरह गुस्से में घूर रहा था। रोनित मुस्कुराकर उससे बोलता है, साले साहब इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मैं वापस जरूर आऊँगा और जब दोबारा आऊँगा ना तो अपनी जान को अपने साथ ले जाऊँगा। इतना बोलकर वो अपने आँखों में चश्मा लगाकर वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। देवकी जी फिर रचना से बोलती है, बेटा जा, तू थक गई होगी, जाकर अपने कमरे में थोड़ा आराम कर ले। रचना बोली, ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। आप मेरा फेवरेट खाना बना दीजिए, मुझे आपके हाथों का बना खाना खाना है। वहाँ हॉस्टल में आपके हाथों का बना खाना बहुत मिस करती थी। देवकी जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ ठीक है, मैं तेरी पसंद का खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, तू जा और आराम कर। रचना फिर मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती है। वो अपने बेड पर आकर बैठ जाती है और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अभी 2 मिनट ही हुआ था तभी उसका मोबाइल बजता है। रचना अपने पर्स से मोबाइल निकालती है। उसे विजय का कॉल आ रहा था। विजय का नाम पढ़कर उसके चेहरे पर जो 2 मिनट का सुकून आया था वो भी गायब हो जाता है। विजय का ना चाहते हुए भी कॉल उठाकर हेलो बोलती है।
दूसरी तरफ से विजय की भारी आवाज आती है। पहुंच गई तुम? रचना बोली। हाँ, पहुंच गई। विजय ये सुनकर गुस्से में बोलता है। पहुंच गई तो कॉल क्यों नहीं किया? मैं कब से तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था। ये क्या जरूरी है कि मैं ही तुम्हें कॉल करूं? मैंने तुम्हें इतना महंगा मोबाइल किस लिए दिया है? ताकि तुम उसका यूज कर सको। तुम पहुंचकर मुझे कॉल कर सकती थी ना, फिर क्यों नहीं किया कॉल? रचना भी गुस्से में उसे जवाब देती है। मैं पहुंचकर पहले अपने परिवार से मिलूंगी या आपको कॉल करूंगी। मैंने कहा था ना कि मैं फ्री होकर आपसे बात करूंगी। अभी अभी मैं फ्री हुई हूँ और मैं आपको कॉल करने वाली थी, तभी आपका कॉल आ गया। विजय उसकी ये बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है। चुप करो, तुम्हारे लिए सबसे पहले मैं हूँ, बाद में तुम्हारा परिवार। भूलो मत कि मैं तुम्हारा पति हूँ, और ये बात आगे से याद रखना। आगे से सबसे पहले तुम्हारी पहली प्रायोरिटी मेरे लिए होनी चाहिए, बाद में अपने परिवार के लिए। अब तुमने गलती की है तो सजा भी मिलेगी। चलो मुझे 50 बार किस करो। विजय की ये बात सुनकर रचना चौंकती हुई बोलती है। क्या 50 बार किस? विजय बोला। हाँ, किस करोगी, और तुम्हारे किस की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंचने चाहिए, और मुझे फील होना चाहिए कि तुम मेरे सामने हो और मेरे होठों पर किस कर रही हो। चलो अब शुरू हो जाओ। रचना गुस्से में बोलती है। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैं कॉल रख रही हूँ। विजय उसकी ये बात सुनकर उसे धमकी देते हुए बोलता है। ऐसी गलती मत करना। अगर तुमने अपनी सजा पूरी नहीं की और कॉल काट दिया ना, तो फिर तुम दोबारा कभी भी अपने परिवार से नहीं मिल पाओगी। मैं अभी अपने आदमियों को तुम्हारे घर भेज दूंगा और वे तुम्हें फिर मेरे पास ले आएंगे। सोच लो। रचना मन ही मन विजय को न जाने कितनी गालियां दे चुकी थी। वो ये भी जानती थी कि अगर उसने उसकी बात नहीं सुनी तो विजय अभी अपने आदमियों को उसके घर भेज देगा और फिर उसका सीक्रेट अपने परिवार के सामने आ जाएगा। रचना अपने माँ, भैया और भाभी को अपनी शादी के बारे में आराम से बताना चाहती थी, पर अब विजय की बात मानने के अलावा उसके पास दूसरा और कोई चारा नहीं था। रचना फिर धीरे से किस करती है। विजय उससे बोलता है। आवाज़ नहीं आई, अच्छे से किस करो, मेरे कानों तक आवाज़ आनी चाहिए। रचना फिर से उसे किस करती है। इस बार रचना की किस करने की आवाज़ सुनकर विजय अपनी आंखें बंद कर लेता है। रचना किस किए जा रही थी। रचना की आवाज़ विजय के कानों से पहुंचते हुए उसके दिल तक उतर रही थी। विजय के होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। रचना की आवाज़ थोड़ी देर के बाद आना बंद हो जाती है। विजय को जब आवाज़ आनी बंद हो जाती है तो वो अपनी आंखें खोलता है और गुस्से में बोलता है। क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ आना बंद क्यों हो गई? रचना बोली। क्योंकि 50 बार किस मैंने आपको कर लिया है विजय जी। विजय तो इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला। विजय उससे बोलता है। क्या इतनी जल्दी हो गया? 50 बार किस? पर मैंने तो गिना ही नहीं था। एक काम करो, तुम फिर से किस करो मुझे। रचना रचना ये सुनकर गुस्से में बोलती है। देखिए विजय जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। विजय का मन तो उससे और बात करने का कर रहा था, पर वो उसे और परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उससे बोलता है। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, मुझे भी एक मीटिंग के लिए जाना है। रचना ये सुनकर जल्दी से कॉल काट देती है। विजय अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखता है जिसमें रचना की तस्वीर लगी हुई थी। विजय उसकी तस्वीर पर किस करता है और फिर तैयार होने चला जाता है। इधर रचना गुस्से में बोलती है। पता नहीं मेरा इससे पीछा कब छूटेगा। ऐसा क्या करूं जिससे ये मुझे तलाक दे दे। पर मैं जो भी कुछ करने का सोचती हूँ तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाता है। उल्टा ये मेरे और करीब आने लगते हैं। पर बहुत ही जल्द मैं इनसे अपना पीछा छुड़ा भी लूँगी। ये बोलकर रचना भी नहाने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद रचना तैयार होकर बाहर आती है। उसे खाने की खुशबू आ रही थी। रचना मुस्कुराकर जल्दी से किचन में चली जाती है। किचन में उसकी माँ देवकी जी उसकी मनपसंद की चीज़ें बना रही थी। छोले भटूरे, पाव भाजी
नूडल्स, इडली और भी बहुत कुछ। रचना अपनी माँ के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और खाने की तरफ देखते हुए बोलती है, माँ जल्दी से मुझे खाना दे दो, मेरे पेट में चूहे कूदने लगे हैं। देवकी जी उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलती है, रचना तू ना बच्ची की बच्ची ही रहेगी, तू जा बाहर बैठ, मैं अभी खाना लगाती हूँ। रचना ये सुनकर जल्दी से बाहर चली जाती है और सोफे पर जाकर आराम से बैठकर टीवी ऑन कर लेती है। रचना को बहुत ही अच्छा लग रहा था अपने घर आकर। कम से कम यहाँ विजय तो नहीं था, इसीलिए वह जो भी मर्जी कुछ भी कर सकती थी, वरना विजय के मेंशन में तो हर वक्त डर लगा रहता था कि वो कुछ करेगी और विजय के नौकर विजय से उसकी शिकायत कर देंगे। रचना फिर टीवी ऑन करके मूवी देखने लगती है। थोड़ी देर के बाद देवकी जी उसके सामने लगे टेबल पर सारा खाने की प्लेट रख देती है और फिर से किचन में चली जाती है। रचना खाना देखकर खाने पर टूट पड़ती है। वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। रचना को इस तरह से खाता हुआ देखकर निशांत हंसते हुए उससे बोलता है, ए मोटी आराम से खा, खाना कहीं भागे नहीं जा रहा है। रचना निशांत की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखती है। निशांत वहाँ आ गया था और उसे देखकर हंस रहा था। रचना निशांत से बोलती है, भैया मुझे ठीक से खाना खाने दो और ये बार बार मुझे मोटी मत बोला करो, आपको मैं कहाँ से मोटी लगती हूँ। निशांत उसके बगल में बैठ जाता है और उसकी प्लेट से नूडल्स खाते हुए बोलता है, और नहीं तो क्या बोलूँ, तू ये किस तरह से खाना खा रही है, जैसे पता नहीं तेरा खाना कहाँ गायब हो जाएगा। रचना निशांत को घूरकर देखते हुए बोलती है, गायब नहीं हो जाएगा बल्कि आप खा जाओगे। देखो आपको खाना है ना तो आप जाकर किचन में माँ से मांग लो, और खबरदार जो आपने मेरा खाना खाया तो ये सारा मेरे लिए बना है। निशांत बोला, अरे एक चम्मच ही खाया था, उसमें इतना क्यों भड़क रही है, चल ठीक है खा ले, नहीं खा रहा मैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ नीलम भी आ जाती है और रचना के बगल में बैठते हुए बोलती है, रचना आज शाम को शॉपिंग करने चलोगी क्या। रचना बोली, हाँ भाभी मैं तो कब से बाहर जाना चाहती हूँ, आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ कुछ दिन। निशांत उसकी ये बात सुनकर उससे बोलता है, बोल तो ऐसी रही है जैसे कि तू कहीं कैद है। रचना धीरे से बोलती है, हाँ एक सोने के पिंजरे में कैद हूँ और गलती से हुई शादी की सजा भुगत रही हूँ। निशांत बोला, क्या कहा तूने। रचना बोली, कुछ नहीं भैया, अब मुझे खाने दो। निशांत फिर उससे कोई सवाल नहीं करता। रचना भी खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है और फिर बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ जाती है और वो नींद के आगोश में चली जाती है। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक ज़रूर करें।